हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो ऐसे के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आप एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कीजिएगा, बिकॉज बच्चों ये जो एक्सरसाइज है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, मोस्टली यहीं से देखा गया है। तो और दूसरा, आने वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, यानी ये चीज़ें आपको बारीकी इस एक्सरसाइज के अंदर सिखाई गई हैं जो कि आपको आनी चाहिए हर क्वेश्चन की, ठीक है, जिससे कि आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को फिर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा जो हम लोग करा दिए हैं। हमने जो कराए थे आपको 10 तक कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर आपका 11 चलेगा। चलिए, तो बच्चों 11 क्वेश्चन में देखिए क्या है। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि सदिश दे रखा है हमें, ठीक है। ये दो सदिश दे रखे हैं और ये दोनों समरेख हैं, ठीक है। दो सदिश समरेख हैं, ये हमें प्रूफ करना है, यानी दर्शाना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सदिश हैं उन्हें आप लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 11, तो मान लीजिए जो पहला सदिश दिया है उसे हम मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर, माना वेक्टर ए, सदिश ए ले लेते हैं इसको, 2i -3j + 4k, ठीक है। और जो दूसरा सदिश है उसको आप मान लीजिए b बराबर, वेक्टर b बराबर -4i + 6j -8k, ठीक है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो सदिश हैं वेक्टर a और वेक्टर b, ये दोनों समरेख हैं। तो समरेख प्रूफ करने के लिए पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि दो वेक्टर जो है कोलाइनर कब होते हैं, ठीक है, समरेख कब होते हैं। तो उसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था कि सब अगर आपके पास कोई वेक्टर है, सपोज a, ठीक है, और आप इस वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी अदिश से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नया वेक्टर बनेगा वो और ये दोनों की जो डायरेक्शन होगी और ये दोनों जो होंगे आपस में कोलाइनर होंगे, समरेख होंगे, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ कि लैम्डा वेक्टर ए, तो इस वेक्टर ए में मैंने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे लैम्डा वेक्टर ए मिला। तो ये और ये आपस में कैसे हैं, समरेख, कैसे हैं, समरेख, ठीक है। यानी किसी स्केलर से, किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर दो उसी वेक्टर में, तो जो नया वेक्टर मिलेगा वो और जिसमें किया है वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, समरेख होते हैं। तो यहाँ पर भी यही देखिए बच्चों, आप एक चीज़ देखिए, गौर दीजिएगा। अगर हम वेक्टर बी की बात करें तो वेक्टर बी में से यहाँ से हमें कुछ कॉमन आ रहा है कि यस कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, और वो भी आप लीजिए माइनस का, तो माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ 2 2 जा 4, माइनस का कॉमन लिया आते प्लस हो गया, और ये आई कैप प्लस माइनस का कॉमन लिया आते ही प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 2 3 जा 6 जे कैप, और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 4 के कैप, ठीक है, इस तरीके से। यानी वेक्टर v = -2 कॉमन ले लिया, तो जब -2 कॉमन ले लिया तो जो पॉजिटिव के हैं वो नेगेटिव हो गए, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे 2i बचा, यहाँ -3j एंड प्लस के 4k, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर गौर दीजिए आप, तो गौर दीजिए देंगे आप, तो ये जो ब्रैकेट में सदिश लिखा है ये वेक्टर a है, यानी ये वाला सदिश है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम फर्स्ट बना दें तो वेक्टर b = -2 इंटू वेक्टर a की वैल्यू नहीं है क्या, ये ऑफ कोर्स है, तो यहाँ से लिख सकते हैं वेक्टर a फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या किया हमने, वेक्टर a की वैल्यू लगा दी। तो ये कंडीशन कुछ ऐसी नहीं बन गई कि अगर किसी सदिश में किसी अदिश से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, कोलाइनर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखिए एक तरीके से, तो ये जो वेक्टर b, जो ये नया सदिश बना है, ये -2 वेक्टर a, ये किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें, तभी तो वेक्टर b बन गया, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, समरेख होंगे। तो लिखेंगे अतः वेक्टर a व वेक्टर b समरेख हैं,
समरेख है, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये कंडीशन आपको पता हो कि अगर कोई सदिश है और उस सदिश में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों जो सदिश होते हैं आपस में, एक तो ये पूर्व सदिश और ये नया सदिश जो बना, ये दोनों आपस में जो है कैसे होते हैं, कॉलेनर होते हैं, समरेख होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये सदिश था, हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये किसकी वैल्यू है, वेक्टर ए की। तो एक तरीके से ये किसी स्क्वायर का काम कर रहा है, -2 से एक तरीके से वेक्टर ए में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर बी बना नया। तो जो नया वेक्टर बनेगा ये और ये ए दोनों आपस में कैसे होंगे, समरेख होंगे, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है उसके अंदर ये सारी बात बताई थी मैंने, किस तरीके से समरेख होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है बच्चों, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। तो 12 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, हमें एक सदिश दे रखा है और की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है, दिक् कोसाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। तो वेक्टर क्या दिया है बच्चों, हमें वेक्टर हमें दे रखा है, इसको लेट कर लेते हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर ए इज इक्वल टू i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। और इसकी द्विक कोसाइन हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन निकालना तो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया था बच्चों। सबसे पहले क्या होगा, द्विक कोसाइन क्या होता है बच्चों, द्विक कोसाइन होते हैं बच्चों कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जो कि 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है हमारा स्थिति सदिश जो होता है PQ, वो स्थिति सदिश एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है उनकी जो कॉस वैल्यू होती हैं वही क्या होते हैं, द्विक कोसाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम द्विक कोसाइन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था बच्चों। क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू होता है A1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। तो बाई फॉर्मूला कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है, और विदाउट फॉर्मूला भी आप कर सकते हैं। ऐसे कॉस बीटा बराबर जे का गुणांक यानी A2, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, और कॉस गामा इज इक्वल टू के का गुणांक यानी A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो बाई फॉर्मूला आप करेंगे तो आपको ये वाले फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। उसके लिए ये आपका क्या हो गया, वेक्टर ए हो गया एक तरीके से, ठीक है। यानी क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना A1i प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप से करने पर, तो i का गुणांक A1 और यहाँ पर क्या है 1, तो A1 की जो वैल्यू है वो 1 है, A2 की जो वैल्यू है वो 2 है और A3 की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। अब आप आराम से इनको निकाल सकते हैं बाई फॉर्मूला, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिना फॉर्मूले की भी आप पढ़ सकते थे। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा इज इक्वल टू A1, तो A1 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, तो A1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 9, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 9 और 4 13 और 1 14, ये ठीक है। इस तरीके से ये एक्स एक्सिस के साथ में जो द्विक कोसाइन होता है, नहीं एक्स एक्सिस के साथ में जो आपका स्थिति सदिश होता है, इसके द्वारा बनाया गया कोण की कॉस वैल्यू है 1 अपॉन रूट 14। ऐसे ही आप कॉस बीटा निकाल सकते हैं। कॉस बीटा इज इक्वल टू A2 अपॉन अंडर रूट में वही A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, तो A2 की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी वैल्यू रूट 14, ठीक है। इसी प्रकार कॉस गामा इज इक्वल टू A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, यानी
A3 की वैल्यू कितनी है 3/√14, ये आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कॉस अल्फा। अगर आपको उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये या आप ऐसे भी कर सकते थे कि वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पहले आप इसका जो है इकाई सदिश निकालिए, एकक सदिश निकालिए। तो ए कैप क्या निकालते थे, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, यानी इस सदिश का परिमाण मॉड वेक्टर ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू आई प्लस 2j प्लस 3k, और परिमाण कैसे निकालते हैं, इसके आई जे के गुणांक होंगे वर्गों का योग। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का वर्ग 4, 13 और 1 14, अंडर रूट 14, यानी ये निकल के आता है आपका आई अपॉन अंडर रूट 14 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 14 जे कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14 के कैप, यहाँ इंटू में 1। तो यहाँ से अब जो निकल के आएंगे कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, ये आई का गुणांक 1 अपॉन अंडर रूट 14। कॉस बीटा बराबर क्या होता है, ये 2 अपॉन अंडर रूट 14, और कॉस गामा बराबर क्या होता है, ये 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो आप कैसे भी देख लीजिए, हर तरीके से वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, आपकी इक्वल आ रही हैं। ठीक है, यानी जो हमने यहाँ निकाली थी वही वैल्यूज यहाँ वहाँ आ रही हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बाई फॉर्मूला करेंगे आप तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, या फिर एकक सदिश वाले से करेंगे तो आप इस तरीके से थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो आपको सुविधाजनक लगे आप उससे कीजिएगा। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आप समझिए कि किस तरीके से हम किसी भी सदिश के द्विक कोसाइन हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी भी, अब आपको कोई भी वेक्टर दे सकता है, वो कैसा भी वेक्टर दे दे, टेढ़ा मेढ़ा, हमें उससे क्या मतलब है, हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना कि किसी भी सदिश का द्विक कोसाइन किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं आप। ओके, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों 13। तो देखिए बच्चों 13 क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें बिंदु दे रखे हैं ए एवं बी के, इनको मिलाने वाले ए से बी की तरफ दृष्टि सदिश की द्विक कोसाइन निकालनी है। यानी पहले यहाँ से हमें स्थिति सदिश बनाना है, पोजीशन वेक्टर बनाना है, और फिर उसके द्विक कोसाइन फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, पॉइंट्स हमें यहाँ गिवन है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो बिंदु हमें दे रखे हैं ए के पॉइंट्स हैं 1, 2, -3, 1, 2, -3, एंड जो बी के पॉइंट्स हैं वो है -1, -2, 1। ठीक है, को मिलाने वाले ए बी के दृष्टि सदिश के द्विक कोसाइन। तो ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, तो इनको मिलाने वाले दृष्टि सदिश, तो पहले यहाँ लिखो ए व बी को मिलाने वाला, ए व बी को मिलाने वाले सदिश का स्थिति सदिश, सदिश का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश ए बी, वेक्टर ए बी बराबर कैसे निकालेंगे आप, ये आपका x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, तो क्या होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, एंड z2 माइनस z1 k कैप। ये तो बताया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर ए बी क्या निकल के आएगा यहाँ से, हाँ ये आपका आएगा
ये चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है तो आपको पता है ना, वेक्टर ए बी बराबर क्या था, वेक्टर ए बी बराबर ओ वी माइनस ओ ए, इसीलिए ठीक है वहाँ से आया निकल के। तो यहाँ से आप क्या कीजिए बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 और माइनस x1 की वैल्यू 1 आई कैप प्लस y2 की वैल्यू -2 और y3 की वैल्यू y1 की वैल्यू 2 जे कैप प्लस z2 की वैल्यू 1 एंड z3 की वैल्यू -3 और एक माइनस पहले से है तो +3, ये k कैप हो गया। ठीक है, तो वेक्टर ए बी बराबर -2i कैप और ये -4 जे कैप और ये +4 के कैप। ठीक है, इस तरीके से ये क्या आ गया, स्थिति सदिश आ गया ए और बी बिंदु का। अब यहाँ से क्या निकालने इसके, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाई फॉर्मूला मैंने भी आपको बताया था। डायरेक्ट निकालेंगे तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका वो निकालनी पड़ेगी मॉडुलस वैल्यू वेक्टर ए बी। तो अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई का गुणांक -2 का स्क्वायर, जे का गुणांक -4 का स्क्वायर और के का गुणांक 4 का स्क्वायर। ठीक है, यानी वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 4 का 16। तो वेक्टर ए बी बराबर अंडर रूट में 16 और 4 20 और 16 36। तो वेक्टर जो ए बी की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 6। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, ए बी कैप, ए बी का इकाई सदिश। तो वो कैसे निकालना पड़ेगा आपको, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइड बाई 6। इसका अलग अलग डिवाइड दे दीजिए आप, तो ये हो जाएगा बच्चों -2i अपॉन 6 -4j अपॉन 6 प्लस के 4k अपॉन 6। तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, कर दीजिए। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी -i अपॉन 3 -2j अपॉन 3 प्लस के 2k अपॉन 3। अब यहाँ से आप निकालेंगे द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, आई के गुणांक यानी -1/3 1/3 नॉट √3 कॉस बीटा बराबर -2/3 कॉस गामा बराबर +2/3 और इट्स योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप करना था ये क्वेश्चन, या फिर आप वही फॉर्मूला लगा देते कॉस अल्फा इज इक्वल टू a1 अपन रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो वो भी चीज़ तो वही है ना, यहाँ पर इसकी पहले हमें कंपेयर करनी पड़ती a1x प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k से a1 a2 a3 के मान निकालने पड़ते और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, तो उससे भी हो जाता। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो पहले क्या था, हमें इससे पिछले सवाल में क्या था, हमें डायरेक्ट जो है वेक्टर दे रखे थे, सदिश दे रखे थे, और वहाँ से जो है उनका फिर हमसे द्विक कोसाइन निकलवाया था। यहाँ वेक्टर ना देके वेक्टर के पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स से पहले हमें उनका स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा, और जब वो सदिश निकल के आ जाएगा तब फिर हम उसका द्विक कोसाइन निकालेंगे बाई फॉर्मूला या बाई कंपेयर। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 14 में देखिए क्या दे रखा है, सदिश दर्शाइए कि सदिश ये अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है। ओके, तो ये सदिश हमें दे रखा है बच्चों 14। तो सदिश क्या है, इसको लेट कर लें कि ये वेक्टर A है, बराबर हमें दे रखा है I
प्लस जे प्लस के, और ये एक्स ओ एक्स और ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है, ये सिद्ध करना है। अक्ष ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के साथ बराबर झुका हुआ है। ये हमें सिद्ध करना है। तो कोई भी चीज़ कितनी झुकी हुई है, या बराबर झुकी है, या ज़्यादा झुकी है, वो हम कैसे पहचानते हैं बच्चों? वो हम पहचानते हैं बाई एंगल। अगर दो कोई भी वस्तुएं हैं, अगर वो दो वस्तु हैं, अगर दोनों वस्तु सेम एंगल पर आपस में जो है झुकी हुई हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो समान कोण पे झुकी हुई हैं। ठीक है, समान झुकी हुई है तो समान कोण होगा। तो झुकने का मतलब है एंगल फाइंड आउट करना। अगर ये बराबर झुके हुए होंगे तो यहाँ से जब जो ये जो सदिश आई जे और के हैं, ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड 3D में ओ एक्स ओ वाई भाई ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ में अगर समान एंगल बना रहे होंगे तो ये बराबर झुके होंगे, और अगर एंगल समान नहीं बना रहे होंगे तो बराबर नहीं झुके होंगे। ठीक है, डिपेंड तो ये करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड के साथ 3D से एंगल फाइंड आउट करेंगे, यानी द्विक कोसाइन निकालेंगे, कॉस वैल्यू निकालेंगे। अगर वो समान आएगी तो इट मीन्स कि समान झुके हुए हैं, अदरवाइज नहीं झुके हुए हैं समान। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये एक तरीके से इस तरीके से बच्चों इसका डायरेक्शन में डायग्राम बनाया था, कुछ इस तरीके से बनेगा ये। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये ओ है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो ये इसको हम आई लेते हैं बच्चों, क्या है ये आई, और ये जो होता है आपका जी होता है जे कैप, और ये आपको इसको हम के कैप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये जो सदिश है आई जे के, अगर ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, अगर वो सेम बनाएगा तो बात बनेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम पहले इसके द्विक कोसाइन निकालेंगे। अगर द्विक कोसाइन एंगल सेम है तो समान झुके हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। तो वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, तो मॉड वेक्टर ए क्या निकल के आएगा यहाँ से, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, यानी मॉड वेक्टर ए बराबर अंडर रूट 3 आ गया। तो यहाँ से अब निकालिए आप ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, या डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये वाला फॉर्मूला भी लगाएं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट मॉड वेक्टर ए की वैल्यू देनी है अंडर रूट 3। तो यहाँ से जब हम इसकी डिवाइड करेंगे अलग अलग तो क्या आएगा, आई अपॉन अंडर रूट 3, जे अपॉन अंडर रूट 3, के अपॉन अंडर रूट 3। अब यहाँ से इसके द्विक कोसाइन निकालो, तो द्विक कोसाइन, क्योंकि द्विक कोसाइन निकाल के ही तो हम बता सकते हैं कि कितने एंगल पे झुके हुए हैं ये ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड के साथ। भाई ये ओ एक्स हो गया, ये ओ वाई हो गया और ओ जेड हो गया, इनके साथ बराबर झुके हैं। अगर एंगल बराबर आएगा तो यानी द्विक कोसाइन अगर बराबर आएगा तो बराबर झुके हैं, और नहीं तो नहीं है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या आएगा यहाँ से, आई के गुणांक का वर्ग, तो कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 3। कॉस बीटा बराबर जे के गुणांक का वर्ग, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3, एंड कॉस गामा बराबर के गुणांक का वर्ग यानी 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमने देखा कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, तीनों की जो कॉस वैल्यू है वो क्या आ रही है, समान आ रही है। यानी यहाँ से अगर हम एंगल निकालेंगे तो ये 1 अपॉन रूट 3 जो होती है कॉस में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो यहाँ से भी अल्फा की वैल्यू भी 60 आएगी, बीटा की वैल्यू भी 60 आएगी और गामा की वैल्यू भी 60 आएगी। इट मीन्स वी कैन से इन 3D ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के साथ में समान कोण बना रहे हैं, और जब समान कोण बना रहा है तो समान कोण पर फिर भी झुके ही होंगे वो। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अतः आई प्लस जे प्लस के, ये तो कहा था हमसे, क्वेश्चन नंबर था आपका 14, ये अक्षों ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ
समान कोण या समान कोण पर झुकी हुई हैं, समान कोण पर झुकी है। ठीक है, ये आपका आंसर। तो समान कोण पर कैसे झुकी है, क्योंकि एंगल सेम है। एक्स एक्सिस पर जो है देखो कोसाइन वो भी सेम है, वाई पर सॉरी वाई एक्सिस पर भी एंगल सेम है और जेड एक्सिस पर भी एंगल सेम है। इट मीन्स कि समान कोण पर झुकी है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी बच्चों इस तरीके से कंप्लीट हुआ। फिफ्टीन में देखिए क्या कहा है, बिंदु दे रखे हैं बच्चों, बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखा को 2:1 में अंतः और दूसरा पॉइंट बाह्य विभाजित करने वाले R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी हमें बच्चों P सदिश दे रखा है और एक सदिश Q दे रखा है। ठीक है, और उसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 में अंतर बाह्य विभाजित कर रहा है कोई बिंदु R और उसका हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना है। यानी ये कुछ इस तरीके से होगा कि ये कोई सदिश है, मान लीजिए P और ये Q। तो P का जो सदिश दे रखा है बच्चों, ये कितना है, I + 2j, I + 2j -k। ये कैप भी आप लगा दिया करें, कभी कभी एक छूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो पूरे सवाल में आप कैप ना लगाएं। यहाँ पर Q का जो दे रखा है सदिश वो कितना है, -k I कैप +k j कैप +k k कैप। ठीक, इस तरीके से। तो इसको मिलाने वाला रेखाखंड, यानी अगर हमें ये इसका डायग्राम बना है तो इसको एक पॉइंट है R, ये इसको अंतः विभाजित कर रहा है, वो भी किस अनुपात में, 2:1 में, 2:1 में। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से कि ये O बिंदु के सापेक्ष इस P का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर OP एक तरीके से आपको दिया है, और ये O के सापेक्ष ये R है, R का स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर OR, और ये Q का क्या होगा, वेक्टर OQ स्थिति सदिश। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये सदिश हो गया हमारा कोई P और Q, इसको एक कोई R वेक्टर है जो कि 2:1 में अंतः विभाजित कर रहा है। तो इस R का स्थिति सदिश हमको निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, O के रेस्पेक्ट में, वेक्टर OP। R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर OR, जो कि हमें ज्ञात करना है, और Q का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर OQ। ठीक है, तो देखिए अंतः विभाजन के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः विभाजन के लिए वेक्टर OR बराबर था बच्चों n इंटू वेक्टर OP प्लस, या वेक्टर P भी कह सकते हैं, और m वेक्टर OQ अपॉन n + m। ठीक है, तो वेक्टर OR बराबर n मतलब ये और ये m, तो नहीं ये n और ये m। ठीक है, तो n यानी 1 इंटू वेक्टर OP कितना दे रखा है, ये रहा I + 2j -k। ठीक है, एंड प्लस m कितना है, 2 इंटू OQ कितना है, -I
प्लस जे प्लस के और अपॉन एन प्लस एम यानी 1 + 2, यानी वेक्टर जो ओ आर आएगा वो क्या निकल के आएगा यहाँ से, आई प्लस 2j माइनस के प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो माइनस के 2i प्लस के 2j और प्लस के 2k एंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व आउट जब हम करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2i से 1 आई गया तो माइनस के आई कैप 2j और 2j प्लस के 4j कैप और 2k में से 1 के गया तो प्लस के k कैप अपॉन 3। आप चाहें तो इसका लड़ा डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये माइनस के i अपॉन 3 4j अपॉन 3 एंड वेक्टर के कैप अपॉन 3, ये आपका आ गया वेक्टर ओ आर का सदिश सदिश जब अंतर विभाजित करेगा। ठीक है, और बाह्य विभाजन करेगा तो क्या होता है, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, बस इस प्लस की जगह क्या कर दो, माइनस कर दो, प्लस की जगह माइनस आ जाता है बस। ठीक है, और आप चाहें तो इसको पहले उसको बाद में ले सकते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस करें, तो आप ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो वही आएगा। जब ऊपर नेगेटिव तो नीचे भी नेगेटिव आ जाएगा, वैसे भी नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा। तो आप चाहें तो एम ओ क्यू माइनस एन ओ पी अपॉन एम माइनस एन भी कर सकते हैं इसको, या फिर एज इट इज रहने दो, बस माइनस लगा दो। तो दोनों तरीके से आप कोई सा भी कर सकते हैं। बाह्य विभाजन एक्सटीरियर डिवीजन, बाह्य विभाजन के लिए दूसरा पॉइंट, भाई पहले पॉइंट में तो अंतर विभाजन के लिए कहा था सर, दूसरा पॉइंट बाह्य विभाजन। जब बाह्य विभाजन करेगा तो बस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आप यही लगा दीजिए। तो वेक्टर ओ आर बराबर, बस डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये आर यहाँ से हट के इधर आएगा कहीं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, यानी फिर ये होगा फॉर्मूला, तो यही होगा एन वेक्टर ओ पी माइनस आ जाएगा एम वेक्टर ओ क्यू अपॉन एन माइनस एम। तो वेक्टर ओ आर बराबर एन की वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू आई प्लस 2j माइनस 3k, आई प्लस 2j माइनस 3k और माइनस एम की वैल्यू 2 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड डिवाइड बाई एन माइनस एम, तो 1 माइनस 2। तो फाइनली ये हो जाएगा 1i प्लस 2j माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप एंड डिवाइड बाई -1। तो i और 2i 3i और डिवाइड बाई -1, और यहाँ 2j में से 2j कट गया, कितना बचेगा 0j अपॉन -1 माइनस 3k और 2k माइनस के 5k कैप अपॉन -1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3i और माइनस के 0j आप लिखें इसको या मत लिखें, और प्लस के 5k कैप। ये आपका जब r p और q को एक्सटीरियर डिवीजन करेगा तब उसका जो है स्थिति सदस्य है। ठीक है, इस तरीके से तो समझ में आया अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन, इंटीरियर डिवीजन एंड एक्सटीरियर डिवीजन किस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। और आपको रेशियोज गिवन हैं और जिन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड को वो इंटीरियर और एक्सटीरियर डिवीजन कर रहा है। तो ठीक है, तो फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा या कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है तो ये इंटू ये और ये इंटू ये निकल आएगा। ठीक है, और अपॉन एन प्लस एम उसमें माइनस कर दीजिए बस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों ये समाप्त हुआ। अब देखिए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 16। इसमें कहा 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है।
यानी क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है और इसका जो बिंदु दिया है, बिंदु क्या है बच्चों, P 2, 3, 4 और जो Q है पॉइंट वो कितना है 4, 1, -2 4, 1, -2। ठीक है, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई नहीं, सपोज ये P है और ये Q है, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। तो पहले इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले इसका स्थिति सदिश निकालो, यानी बिंदु P का बिंदु आप ऐसा कीजिए, P व Q को मिलाने वाले सदिश का स्थिति सदिश का स्थिति सदिश, यानी वेक्टर PQ बराबर वही x2 - x1 यानी 4 - 2i प्लस y2 - y1 1 - 3j और z - z2 - z1 यानी -2 - 4 k कैप, यानी वेक्टर PQ बराबर ये 2i कैप, ये -2 j कैप और ये -6 k कैप। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश आ गया, P और Q को मिलाने वाले सदिश का स्थिति सदिश आ गया PQ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा हमसे, मध्य बिंदु निकालना है। ठीक है, ओ मध्य बिंदु निकलवाया है बच्चों, ओ नो सॉरी, थोड़ा सा आप इसे हटाएंगे तो फिर आपको ये नहीं, थोड़ा गलत हो गया, मध्य बिंदु हमसे पूछा है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मध्य बिंदु निकालेंगे कि बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश यानी वेक्टर OP। तो क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, और बिंदु Q का स्थिति सदिश वेक्टर OQ बराबर हो जाएगा 4i कैप प्लस 1j कैप -2k कैप। अब हमें निकालना है इनका मध्य बिंदु, तो P व Q को मिलाने वाले सदिश का मिड पॉइंट मध्य बिंदु क्या होगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ अपॉन 2। बताया था ना मैंने मध्य बिंदु निकालने के लिए, अगर कोई सदिश किन्हीं दो बिंदुओं को मध्य में किसी अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है तो मध्य बिंदु को इसका निकालने का फॉर्मूला था वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ अपॉन 2। ठीक है, तो OP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड प्लस OQ की वैल्यू 4i प्लस 1j माइनस 2k एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6i, 3 और 1 4j कैप और 4k में से 2k गया तो प्लस के 2k कैप एंड डिवाइड बाई 2 का डिवाइड दे दीजिए तो 6i अपॉन 2, 4j अपॉन 2, 2k अपॉन 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ये आ जाएगा आपका 3i प्लस 2j एंड प्लस k। ठीक है, ये आ गया P और Q को मिलाने वाले सदिश का स्थिति सदिश का मध्य बिंदु। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका क्वेश्चन था बच्चों, 16 कंप्लीट हो गया। 17 में देखिए क्या दे रखा है, दर्शाइए कि बिंदु A B C जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B एंड वेक्टर C
हैं एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। ओके, यानी हमें 3 सदिश दे रखे हैं और वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं, ये हमें बताना है, प्रूफ करना है। मतलब 17 क्वेश्चन है। तो दर्शाइए कि ABC जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं, ठीक है, A का स्थिति सदिश वेक्टर A बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k कैप, B का स्थिति सदिश वेक्टर B बराबर 2i माइनस j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर C का स्थिति सदिश वेक्टर C का स्थिति सदिश वेक्टर C बराबर कितना दे रखा है, i माइनस 3j i माइनस 3j माइनस 5k कैप, ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं, ये हमें बताना है। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके आपको जो है मापांक निकालिए, आप इनकी लंबाई निकालो, इस सदिश की परिमाण निकालो, लंबाई निकालो। तो कैसे निकालते हैं, वेक्टर A बराबर अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग यानी माइनस 4 का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग यानी माइनस 4 का वर्ग, यानी अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 16 32, 32 और 9 हो गए आपके 41, यानी रूट 41 यूनिट, ठीक है। और ऐसे निकालेंगे वेक्टर B का परिमाण यानी इसकी लंबाई, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अंदर हमें मिलेगा 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 6 मात्रक, ठीक है। इसी प्रकार निकालिए आप वेक्टर C का परिमाण, तो अंडर रूट में 1 का स्क्वायर i के गुणांक का वर्ग, j का गुणांक यानी माइनस 3 का स्क्वायर, k का गुणांक यानी माइनस 5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 9 कितना हो गया 34 और प्लस 1 35, तो अंडर रूट 35 यूनिट, ठीक है। तो तीनों के क्या आ गई है, A और B और C के स्थिति सदिश का परिमाण आ गया, यानी उनकी लंबाई आ गई। अब बच्चों अगर हमें मतलब ये क्या है, ये हमें जो दे रखे थे, ये सदिश दे रखे थे एक ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के दे रखे थे आपको ये तीनों। तो अगर ये अब हमने निकाली लंबाई कि ये इसकी लंबाई आ गई, पहली भुजा की, दूसरी भुजा, तीनों भुजा की, तीनों भुजाओं की लंबाई आ गई है। अब ये समकोण त्रिभुज कैसे प्रूफ होगा, अगर इसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी, और अगर ये बात बन गई तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, रूट 41, तो रूट 41 का स्क्वायर बराबर आना चाहिए रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 35 का स्क्वायर के। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 41 और ये 6 और ये 35, तो 41 इज इक्वल टू ये भी 41, आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अतः वेक्टर A, वेक्टर B व वेक्टर C समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्षों के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले आपको जो भी समकोण त्रिभुज के शीर्षों के सदिश दे रखे थे उनके परिमाण निकालना पड़ेगा, यानी उनका मापांक, मॉडुलस वैल्यू, यानी उनकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, और फिर वो लंबाई जो होगी वो एक ट्रायंगल की साइड्स का काम करेंगी।
तो तीनों साइड आ जाएंगी, और अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ जाए तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल को डिनोट करेगा। और यही चीज़ प्रूफ कर दी हमने कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल हम ले आए। इट मीन्स इट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, तो ये उसमें लग गई। इट मीन्स वो ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन था बच्चों 17, जो कि कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन है 18 और 19, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं बच्चों, इनको समझते हैं, ठीक है। देखिए 18 में क्या है, हमें एक डायग्राम दे रखा है कुछ इस तरीके से। ये एक सदिश है AB, और ये एक सदिश है BC, इस तरीके से है। इसका डायरेक्शन इधर है BC, और ये इसका परिमाण दे रखा है AC, ठीक है। तो इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन हमें बताना है। तो हम पहले तो खुद सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी आएगा इसमें से मैच करेंगे कौन सा है या नहीं है, ठीक है। देखिए ये है बच्चों सदिशों का ट्राइंगुलर लॉ है, त्रिभुजीय नियम है, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझाया था, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक तरीके से बात करें तो ये क्या होगा, ये होगा वेक्टर AB और वेक्टर BC का जो परिमाण होगा वो वेक्टर AC होगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो होगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है या 18 है, देख लीजिए एक बार। 18 है बच्चों। तो यहाँ पर ये होगा बच्चों की वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू होगा वेक्टर AC के, ठीक है। तो एक तो ये सत्य है, अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा, ये हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो माइनस के वेक्टर C ये हो जाएगा, इसको इधर बुला लो तो ये भी सत्य हो सकता है, इसको इधर बुलाएंगे तो प्लस वेक्टर CA बराबर 0, ये भी सत्य हो सकता है। और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर, एक और बन सकता है कि इसकी अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो माइनस वेक्टर BA प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA बराबर 0, ये भी हो सकता है। तो और इसकी भी तुम डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, इसको आप एज इट इज रखें तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी तो कई बन रही हैं, लेकिन गलत हमें चेक करना है, मतलब कुल मिला के सही तो ये है। अब इनसे अलग होगा तो वो शायद गलत होगा, देख लेते हैं, एक बार मैच करते हैं। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमसे ये पूछा कौन सा सत्य नहीं है। तो पहला सा तो सत्य है, क्योंकि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सत्य है पहला। दूसरा वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर AC, माइनस वेक्टर AC ये वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल टू माइनस वेक्टर AC, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये AC हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाली बात भी सत्य है, ये गलत नहीं है, हमसे गलत पूछा है। C में बात करें कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर CA, ये माइनस का CA नहीं हो सकता, क्योंकि CA है तो इसको जब इधर लेके आएंगे तो प्लस का CA होगा ना, माइनस का AC हो सकता है, प्लस का CA, माइनस का CA नहीं हो सकता। तो C ऑप्शन इज आपका फॉल्स, ठीक है, ऑप्शन C गलत है। और ये D की बात करें तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर ये CB है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन चेंज कर दी होगी इसने इसकी, तो AB माइनस BC हो सकता है ये, और माइनस BC प्लस CA, प्लस CA कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी सही है। कुल मिला के आपका C ऑप्शन गलत है, क्योंकि बच्चों इसमें माइनस CA ना होगा, होगा ये प्लस CA ही होगा, क्योंकि माइनस CA तो इक्वल में ना, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस AC हो सकता है, CA नहीं, तो C ऑप्शन गलत है आपका, ठीक है। यानी और सही जो लगाएंगे टिक इसमें कौन सा लगेगा, C ऑप्शन लगेगा। सही कौन सा है,
सी, मतलब कुल मिला के हमसे गलत पूछा था, गलत कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन गलत है। तो सही तो यही हो गया ना कि कौन सा गलत है ये पूछा था, तो सी ऑप्शन वाला गलत है। ठीक है, चलिए तो 19 में क्या है बच्चों, 19 में लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए क्या दे रखा है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं। ठीक है, यानी 19 में हमें क्या दे रखा है, वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं और ये कैसे हैं, संरेख हैं, संरेख सदिश हैं। ठीक है, तो अब संरेख सदिश होने की कंडीशन क्या होती है, देखिए अगर दो सदिश संरेख हैं तो जरूरी नहीं है उनकी लंबाई समान हो, जरूरी नहीं है उनकी डायरेक्शन सेम हो। ठीक है, जरूरी नहीं उनके परिमाण बराबर हों, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो बस संरेख होने के लिए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए बस। ठीक है, और लेंथ जरूरी नहीं है बराबर हो। तो अब इसमें से एक कौन सा सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इसमें कहा है कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए। तो ये स्थिति तो बच्चों उसकी हो गई, किसी सदिश में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नया सदिश बनता है वो और मूल सदिश आपस में कैसे होते हैं, संरेख होते हैं। तो संरेख, ये तो संरेख हैं, ये तो सत्य की बात है, और ये बराबर होंगे आपस में, तो ये वाली बात तो सत्य होगी। दूसरा हमसे असत्य पूछा है, वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी ए और बी संरेख हैं तो क्या ये आपस में बराबर होंगे। तो ये जो प्लस माइनस है ये सिर्फ इस बात को दिखाता है कि इसकी लंबाइयाँ बराबर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि दो सदिश अगर लंबाई में बराबर हों तो वो संरेख हों, ये जरूरी थोड़ी है। उनकी डायरेक्शन अलग अलग भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है वो पैरेलल, जरूरी है वो पैरेलल हों, पैरेलल भी नहीं हो सकते। भाई अगर सदिशों के परिमाण बराबर हैं तो जरूरी थोड़ी है कि वो संरेख होंगे। ये संरेख होने के लिए पैरेलल होना चाहिए, तो पैरेलल ना हो तो एक परिमाण इतने परिमाण का इतने परिमाण का, डायरेक्शन इधर है इसकी इधर है, तो कहाँ से हो गए पैरेलल। इट मीन्स इट इज़, ये वाली बात भी थोड़ा सा अटपटी लग रही है। आगे देखते हैं, चलो अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के समानुपाती घटक समानुपाती नहीं है, ये कहा है इसने। तो सी ऑप्शन बच्चों ठीक है, मतलब ये है गलत, क्योंकि जब दो सदिश संरेख होंगे तो उनके जो समानुपाती घटक होंगे वो आपस में कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्योंकि अगर हम ये कहें कि वेक्टर बी इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए, यानी जो अनुपात होगा वो समानुपात होगा, घटक जो होंगे वो समानुपाती होंगे। लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चलिए दोनों सदिश वेक्टर ए वेक्टर की दिशा समान है परंतु परिमाण भिन्न भिन्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो सदिश संरेख हैं तो दिशा हो सकती है समान हो, परिमाण अलग अलग भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ए और बी अगर संरेख हैं तो इनके घटक समानुपाती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, समान घटक जो हैं वो समानुपाती होते हैं संरेख सदिशों के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई। आपने देखा सभी के सभी क्वेश्चंस को मैंने बिल्कुल उनके कॉन्सेप्ट पे जाके समझाया है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपको हर पॉइंट समझ में आए। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त।